हेलो फ्रेंड्स। अक्सर मुझसे लोग पूछा करते हैं कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन कब और किन कारणों से आ सकता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आज का एपिसोड मैं इसी विषय पे बनाऊं। चूंकि इजराइल और ईरान के बीच में द्वंद्व आरंभ हो गया है, एक तरीके से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ये तीसरे विश्व युद्ध की शायद दस्तक दे सकता है। परंतु मुझे ये नहीं लगता है कि ये कारण स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट या यहाँ तक कि इंडियन स्टॉक मार्केट को लंबे समय तक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में इम्पैक्ट डालेगा। तो फिर क्या वो कारण है या कौन से वो रीज़न है जिससे मैं ये देखता हूँ कि स्टॉक मार्केट्स में आने वाले दिनों में करेक्शन हो सकता है। दोस्तों, मैं आपका ध्यान जापान की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जापान एक ऐसा राष्ट्र है जो G7 में आता है, विकसित राष्ट्रों में आता है। इट्स ए लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसका सॉब्रिक्वेट है, इसको नाम दिया गया है। ये लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है फेडिंग सन के रूप में बदल रहा है। कारण ये है कि जापान की पॉपुलेशन जो है 29% पॉपुलेशन ऐसी है जो 65 ईयर्स से ऊपर की है। तीन, मैं आपके सामने हाल फिलहाल के दिनों की कुछ घटनाएं रखना चाहूंगा जिसको मीडिया में बहुत ज्यादा तरजीह नहीं मिली और इसी कारण से शायद आप लोग इससे रूबरू नहीं होंगे। पहला ये कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 का जो है उसमें जापान की इकोनॉमी 0.7% से श्रिंक हुई। इंडिया में हम इकोनॉमी जीडीपी की ग्रोथ की बात सुनते हैं, इसलिए ये कल्पना करना मुश्किल है कि इकोनॉमी जब श्रिंक होती है, सिकुड़ती है, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। ना केवल ये फर्स्ट क्वार्टर 2025 में हुआ, बल्कि फोर्थ क्वार्टर 2024 में भी जापान की इकोनॉमी 0.1% से श्रिंक हुई। टेक्निकली स्पीकिंग, यदि लगातार दो क्वार्टर्स में, दो तिमाहियों में अगर इकोनॉमी सिकुड़ती है तो वो राष्ट्र जो है वो रिसेशन की मार झेल रहा रहता है। तो एक ये चीज जो मीडिया में खुलकर सामने नहीं आई कि जापान आज की डेट में टेक्निकली रिसेशन में है। दूसरी चीज, एक तरफ जापान में इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, वहां की इकोनॉमी सिकुड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ वहां का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जिसको हम इन्फ्लेशन इंडिया में कहते हैं, इन्फ्लेशन नापने का एक मानक है, वो सीपीआई 3.5% क्रॉस कर गया है मार्च के महीने में। अप्रैल के महीने में हमने देखा जापान में लोग चावल बहुत खाते हैं। वहां का जो स्टेपल फूड है वो भात है, गेहूं रोटी नहीं है, चावल है। तो वहां पर भात यानी चावल के जो दाम है वो एक ही साल के अंदर में 94% बढ़े। यानी अगर 10 रुपए का चावल था, 10 रुपए केजी का, तो वो बढ़ के 19.5 रुपए केजी हो गया एक साल के अंदर में। तो जहां एक तरफ इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। तो ये एक स्टैगफ्लेशन की स्थिति लाता है, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो स्टैग्नेंट है या सिकुड़ रही है और महंगाई बढ़े जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ी जा रही है। तीसरी चीज, जापान में आज की डेट में 40% ऐसी नवयुवा युवा पीढ़ी है जो गिग वर्क यानी टेम्पररी जॉब्स में इन्वॉल्व है। उनके पास में परमानेंट जॉब नहीं है। कुछ कुछ भारत जैसा लगता है, नहीं? तो ये जो टेम्पररी जॉब में जो लोग हैं, गिग वर्कर्स जो हैं, ये आपस में जो युवा पीढ़ी है, इसमें संबंध स्थापित नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही, शादी नहीं होने के कारण जो है बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। 2024 नौवां ऐसा लगातार साल बन गया जब जापान में बच्चे लगातार कम पैदा हुए, यानी साल दर साल जो है बच्चों की संख्या जो है वो कम होती चली गई। 2024 में 7 लाख से थोड़े से ज्यादा ही बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये जापान की इकोनॉमी, जापान की पॉपुलेशन जो है उसको श्रिंक कर रहा है। आज की डेट में 29% जापान की पॉपुलेशन जो है 65 ईयर्स से ऊपर की है और बताया जाता है कि 2060 तक 45% पॉपुलेशन जो है वो 65 साल के ऊपर होगी। आज की डेट में जापान की पॉपुलेशन जो है वो 10.5 करोड़ के आसपास में है और ऐसा कहा जा रहा है कि बाय द ईयर ऑफ 2099 या 2100 जापान की पॉपुलेशन आधी हो जाएगी, यानी 10.5 करोड़ से 5.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी उनकी जो है सिकुड़ रही है,
दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पॉपुलेशन डीग्रोथ हो रहा है, जनसंख्या कम हो रही है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन सब चीजों का दुष्परिणाम मिला के जो हुआ है वो ये हुआ है कि जापान गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है ये 1990 के बाद से पहली बार 3.5% के अपने आंकड़े को, जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो क्रॉस कर गए थे। देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है आज की डेट में, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। ये कोई इकोनॉमी को नापने का जो है स्केल नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आज की डेट में हो गया है लिक्विडिटी को नापने का स्केल। क्या इतनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको नापने का स्केल, सिस्टम में कितनी लिक्विडिटी है उसको नापने का स्केल। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं। तो स्टॉक मार्केट का स्वरूप बदल गया। जो पहले हम सोचते थे कि स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमी का परिचायक है, ऐसा अब नहीं रह गया है। आज की डेट में स्टॉक मार्केट जो ऊपर बढ़ रहा है, इसका पूरा श्रेय है सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड ओवर जितने भी हैं, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक हो गया, या यूएसए का फेडरल रिजर्व हो गया, या जापान सेंट्रल बैंक हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्ट रेट को रिप्रेस करके जबरदस्ती नीचे दबा के रख रहे हैं और सिस्टम में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी को फेंक रहे हैं। लिक्विडिटी होने के कारण और इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण स्टॉक प्राइसेस ऊपर है। ये कोई इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है इसके कारण नहीं है, पर अब स्थिति चेंज हो रही है। अब जो इंटरेस्ट रेट नीचे थे सडनली हमने देखा कि जुलाई 2024 के बाद से धीरे धीरे जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ने चालू हो गए। वहां की बॉन्ड यील्ड जो है गवर्नमेंट की, वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगी है। जब गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि जापान एक ऐसा विश्व का मुल्क है, G7 एडवांस कंट्री है, जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो 263% है। जीडीपी का मतलब क्या हुआ? किसी भी देश का नेशनल इनकम जो है उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी वैसे ही नापी जाती है। तो देश के नेशनल इनकम से थोड़ा बड़ा नहीं है, 263% ज्यादा बड़ा है उस देश के ऊपर में जो कर्जा जो है। यहां तक कि जापान के प्रधानमंत्री ने यह कहा हाल फिलहाल में कि जापान की स्थिति आज की डेट में ग्रीस से भी बदतर है। ग्रीस से भी बदतर है। जब 2012 में ग्रीस, आयरलैंड, ये सब कंट्रीज जो पिग्स बोलते थे, पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, है ना, ये कंट्रीज की जो हालत हुई थी, वो हालत से भी ज्यादा बुरी हालत ये बोल रहे हैं कि हमारे देश की, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेट जो है बहुत ज्यादा है, 263% जो है वो डेट है। तो जब ये बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि उन डेट पे इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा तो जो टैक्स से कलेक्शन कर रहा है सरकार कोई भी काम अपने सोशल ग्रोथ में या देश के डेवलपमेंट में ना लगा के इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ वो पैसे जो है वो डाइवर्ट कर देगा। इंटरेस्ट पेमेंट को के सेवन में ही, उसको फुलफिल करने में ही वो पेमेंट जाएगा। अब जिस देश की जनता में 29-30% बूढ़े लोग हैं, वहां पे हेल्थ केयर कॉस्ट, वहां पे सोशल कॉस्ट, वहां पे पेंशन कॉस्ट, सारी चीजें बहुत ज्यादा है। तो जब ऐसी स्थिति है तो कैसे ये देश चलेगा? और आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जापान कैसे वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट या इम्पैक्ट कर सकता है। जी, वो एक एडवांस नेशन है। और एक और घटना जो आप लोगों को शायद ना पता होगी वो ये है कि 1990 के बाद से जापान जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रेडिटर नेशन था। क्रेडिट दिया था, यानी दुनिया भर में जो लोन बांटने का जो सबसे ज्यादा बड़ा काम किसी राष्ट्र ने काम किया है तो वो है जापान। जापान का 3.7 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेन नेट एसेट है। फॉरेन नेट एसेट का मतलब है कि दूसरे मुल्कों के अंदर में जो दूसरे मुल्कों के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं या दूसरे देशों की जो कंपनीज हैं उनके अंदर में स्टॉक्स ओन करना है, या दूसरे देशों में फैक्ट्री को ओन करना, रियल स्टेट को ओन करना, इन सब को जब प्लस करेंगे, मिलाएंगे, तो जो नेट एसेट बनता है वो जापान का विश्व में सबसे ज्यादा था, 3.7 ट्रिलियन डॉलर का। और जापान इस साल 2024 में, पिछला जो साल गया उसमें वो नंबर 1 से नंबर 2 पे पिछड़ गया। यानी 1990 से जो रिकॉर्ड जापान के पास में था वो अब जर्मनी के पीछे आ गया है। जर्मनी का जो नेट एसेट है, फॉरेन एसेट, वो 3.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है और जापान का 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है।
तो जब जापान के अंदर इकोनॉमी सिकुड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जापान जो ये फॉरेन एसेट होल्ड करता है, इन फॉरेन एसेट्स को बेचेगा। जब वो इन फॉरेन एसेट्स को बेचेगा तो मान लीजिए जैसे इंडिया में 10 कंपनीज में जापान के इंश्योरेंस कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है इसमें होल्ड करते कि नहीं करते हैं। पर अगर इसमें होल्ड करते हो और जब उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी खराब हो रही है तो वो क्या करेंगे, वो उठा के इंडिया के इन स्टॉक्स को बेचना चालू करेंगे। जब इंडिया के स्टॉक्स को बेचेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ के स्टॉक्स पे प्रेशर आएगा, स्टॉक प्राइसेस नीचे जाएंगे। वहीं यूएसए का 3.7 ट्रिलियन डॉलर का जो फॉरेन नेट एसेट जापान होल्ड करता है, उसमें अकेले 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो यूएसए के बॉन्ड है, यानी लगभग 1/3। तो क्या करेगा, यूएसए के बॉन्ड्स को बेचेगा। यूएसए के बॉन्ड्स को बेचेगा तो इंटरेस्ट रेट यूएसए में ऊपर जाएगा। वर्ल्ड ओवर जो लोन्स हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, अधिकतर लोन्स। तो यदि वहां इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो हमको मालूम है कि उसका असर हमें डॉलर में भी नजर आएगा। डॉलर में नजर आएगा तो इंडियन करेंसी में भी नजर आएगा, और हमको इस तरीके से नजर आएगा कि वर्ल्ड ओवर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं और करेंसी के डायनामिक्स डॉलर के मुकाबले चेंज हो रहे हैं। तो इसका बहुत ही ज्यादा व्यापक असर पड़ सकता है। तो जापान एक ऐसा, मेरी नजर में एक वो तुरुप का इक्का है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को कभी भी नीचे की तरफ लेके जा सकता है, और यदि उन्होंने संभाल के अपने आप को रखा तो वो एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। आपको पता है कि ना केवल नेट फॉरेन एसेट जापान होल्ड करता है, बल्कि बहुत बड़े लेवल का कैरी ट्रेड जो है वो जापान के माध्यम से होता है। कैरी ट्रेड का अर्थ ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो चूंकि जापान में इंटरेस्ट रेट कम थे तो उन्होंने जापान में पैसे जो हैं वो रेस किए, और वहां पे पैसे रेस करके उन्होंने वो पैसे इंडिया जैसे जगह पे लगाए जहां इंटरेस्ट रेट ऊपर था। यानी कम इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री से आपने पैसे रेस किए, और जहां ज्यादा इंटरेस्ट रेट है उस कंट्री में आपने इन्वेस्ट किया। तो ये जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, ये आपका श्योर शॉट प्रॉफिट जो है वो माना जाएगा, यदि दोनों देशों की करेंसी जो है उसके बीच में स्टेबिलिटी रहे, उसके बीच में कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल ना हो। तो नेट फॉरेन एसेट जापान का बहुत हाई है। दूसरा, कैरी ट्रेड्स जो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर में है, वो कैरी ट्रेड कभी भी जो है वो एक तरीके का विस्फोट ला सकता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। ये दोनों चीजें मिलके जो है जापान को एक बहुत ही पोटेंट स्थिति में लेके आती है। दोस्तों, आप पूछोगे कि भाई जापान इस स्थिति में पहुंचा कैसे, तो मैं आज आपको संक्षेप में जापान की कहानी बताऊंगा कि जापान स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कैसे आया। इस वीडियो को आप आखिर तक देखना, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए दोस्तों, 1945 में जब यूएसए ने बॉम्ब गिराया जापान के ऊपर में, तो एक उनके मन के अंदर में एक तरीके का कह लीजिए दुख था या ग्लानि थी, कि उनको लगा कि जिस देश को हमने तहस नहस किया है, इस देश को अब हमें फिर से खड़ा करने में मदद करनी होगी, हमें जापान को सहयोग करना होगा। तो अमेरिका ने अपने पूरे मार्केट जापान के लिए खोले। 1960s आते आते तक जापान की कंपनीज जो हैं वो धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ी होनी चालू हुई, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पहला फील्ड था जहां पे अमेरिकन मार्केट में जापानीज कंपनीज ने जम के जो है अपने वर्चस्व को स्थापित किया। उसके बाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, निसान हो गया, ये कंपनीज एंटर की। पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी आ गया था, मात्सुहिता आ गया था जो पैनासोनिक ब्रांड या नेशनल ब्रांड को ओन करता है ना, उस तरीके की कंपनीज घुस गई थी। बाद में ऑटोमोबाइल कंपनी आई। उसके बाद में थर्ड स्टेज में जो आपके बैंक्स और ब्रोकरेज हाउसेस है, जैसे कि आपका ये हो गया, क्या नुमुरा हो गया, है ना, इस तरीके के जो ब्रोकरेज हाउसेस है, इन्होंने धीरे धीरे जगह बनानी चालू की। तो कहने का अर्थ है कि अमेरिका में धीरे धीरे जापान ने जो है अपने माल को बेचना शुरू किया। अब जब ये अमेरिका में माल को बेच रहे हैं तो इनकी अर्निंग डॉलर्स में हो रही है। जब ये डॉलर में ये अर्न कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये कंपनीज आती हैं और अपने बैंक्स को जहां पे उनके अकाउंट है वहां डॉलर डिपॉजिट करती हैं।
वो बैंक्स इनको डॉलर के बदले में येन जो लोकल करेंसी है वो देता है, क्योंकि इन कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को तो येन में पेमेंट करना है, अपने वेंडर्स को भी येन में पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल परचेज के लिए भी येन में पेमेंट करना है। तो ये डॉलर देती हैं बैंक्स को और येन में ले लेती हैं। अब दो चीजें आ गई। पहली चीज कि ये जो बैंक्स को डॉलर दिए हैं, अब ये डॉलर का क्या होगा? तो इसके तीन ही तरीके हैं। या तो ये सेंट्रल बैंक में जमा करेगी और सेंट्रल बैंक का डॉलर रिजर्व बढ़ेगा, या ये सेंट्रल बैंक अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स को बाय करेगा, अमेरिका के जो डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है वो बाय करेगा और वहां से हर साल इंटरेस्ट लेगा। यही काम आरबीआई भी करता है। या फिर ये बैंक्स जो हैं ये उठा के आपके अमेरिका की ही कंपनीज को डॉलर में लोन देंगे, ठीक है, या बाहर की कंपनीज को जिनको डॉलर चाहिए उनको डॉलर में लोन देंगे। और चौथी स्थिति है एफडीआई की, कि जापान एज ए कंट्री वहां की कंपनीज जो है वो अमेरिका में धीरे धीरे कंपनीज को खरीदना चालू करें। तो 1960 से 1980 के बीच में जापान ने इस तरीके से बहुत ज्यादा डॉलर जो है वो अक्वायर किए। चूंकि जापान में एक्सचेंज कंट्रोल था, 1980 तक आप जापान के बाहर पैसों को नहीं लेके जा सकते थे। मतलब जैसे जो आज की डेट में इंडिया में है, शायद $2.5 लाख है कि $2.5 लाख से ज्यादा आप इंडिया से बाहर नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे ही जापान में करेंसी कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल था, वहां पे कंप्लीटली कैपिटल कंट्रोल था, आप पैसे को बाहर लेके नहीं जा सकते थे। तो जापानीज कंपनी ने पहले क्या किया, जो मैंने आपको चार स्थिति बताई, एफडीआई, यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड ओन करना, तीसरा या तो आप जापानी कंपनीज अमेरिकन कंपनीज को खरीदे, या फिर आप जो है वो यूरो मार्केट जो डॉलर बॉन्ड जो है उसके अंदर में प्ले करें। तो जापान ने ये चारों ही काम किए। तो जापान के जो बैंक्स हैं इन्होंने यूएस ट्रेजरी को ओन किया। जापान की जो कंपनीज हैं, सोनी जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, सोनी ने आपके वहां पे स्टूडियोज को, जो पिक्चर हॉलीवुड की मूवीज जो बनाई जाती थी, कोलंबिया पिक्चर्स, कोलंबिया स्टूडियो को जो है इन्होंने बाय किया सोनी ने। ऐसी मत्सुहिता जो मैंने बताया पैनासोनिक ब्रांड जो ओन करता है, इसने रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका आरसीए रिकॉर्ड्स, इसको $6 बिलियन में 1989 में खरीदा था। आप सोचिए, $3.5 बिलियन में सोनी ने खरीदा था हॉलीवुड के स्टूडियो को, ठीक है। तो ये इस तरीके से जापानीज कंपनीज ने अमेरिकन कंपनीज को बाय करना चालू किया, जो उनके पास में एक्सेस कैश था। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा सेंट्रल बैंक्स अमेरिका के बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो यूरो बॉन्ड मार्केट है, जो लंदन जिसका मेन एरिया है, लंदन का मतलब ये नहीं है कि ये पाउंड में जो यूके की करेंसी है उसमें ये बॉन्ड रेस किए जाते थे ना, ये इसको यूरो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में था। पर यहाँ पे बॉन्ड जो है आप किसी भी करेंसी में इशू कर सकते थे। तो जापान का यूरो बॉन्ड मार्केट, यूरो मार्केट पे पूरी तरीके से जो है बोला जाए वर्चस्व था। जापान की जो सिक्योरिटी कंपनी थी नुमुरा, 15% यूरो मार्केट पे नुमुरा का अधिकार था। इसके अलावा यूको, यामाची, ऐसे 3-4 छोटे छोटे और वहां के सिक्योरिटीज फर्म्स हैं जो 7% से लेकर 9% के बीच में होल्ड करते थे। तो यूरो मार्केट जो है, यूरो बॉन्ड मार्केट कंप्लीटली जापानी बैंक्स और जापानी कंपनीज के ऊपर में डिपेंडेंट था। अब जब इन कंपनीज ने बहुत ज्यादा पैसा कमाना चालू किया, जापानी कंपनीज ने, तो देखिए बदमाशी कैसे होती है। इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपको यूट्यूब पे कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। जापानी कंपनीज ने क्या बदमाशी शुरू की, इन्होंने ये किया कि ये यूरोपियन मार्केट में आए, लंदन में आए और यूरो बॉन्ड से इन्होंने पैसे रेस करना शुरू किया। अब आप बोलोगे कि भाई क्यों पैसे रेस करने शुरू किए, पैसे की तो जरूरत थी नहीं इनको, ये तो खुद पैसे कमा रहे थे। तो इनके मन में ये लालच आया कि हम और पैसे रेस करें और अपने स्टॉक्स में पैसे लगाएं और अपने स्टॉक के प्राइसेस को बढ़ाएं। अब देखिए इसमें देश के नियम कानून कैसे जो है वो एक बबल को क्रिएट करने में मदद करते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जापान सेंट्रल बैंक के नियम के हिसाब से जो भी अनरियलाइज्ड गेन किसी भी बैंक का होगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट या बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे, उसका 70%, उस अनरियलाइज्ड गेन का 70% जो है
वो जापानी बैंक आप काउंट कर सकते थे उसको एज देयर कैपिटल। ठीक है, यानी आपने मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट किए, उसमें आपको 100 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो उसमें से आप 70 रुपए को मान सकते हो कि आपके बैंक का वो कैपिटल है। अनरियलाइज्ड गेन, आपने बेचा नहीं अभी तक स्टॉक। ठीक है, तो जब उनको ये नजर आया कि ये नियम है कि भाई अनरियलाइज्ड गेन जो है उसको आप अपने कैपिटल में गिन सकते हो, तो ये बैंक्स ने उठा उठा के जापान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चालू किया। ठीक है, तो स्टॉक जो पहले ही ऊपर थे वो और ऊपर भागने चालू हो गए। जब जापान की कंपनी ने देखा कि अरे हमारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि और क्या लूप होल है। तो एक बहुत ही बढ़िया उनको लूप होल दिखा कि जापान के जो बैंक्स हैं वो आपको एसेट बेस्ड लेंडिंग कर रहे हैं, यानी आपके पास में कितना रियल स्टेट है उसका एक वैल्यूएशन निकालेंगे और उसके बेसिस पे आपको लोन देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भर भर के रियल स्टेट खरीदने चालू कर दिए जापानीज कंपनीज ने, और उन कंपनीज के वैल्यूएशन को दिखा के इन्होंने और लोन लेना चालू किया। अब ये मस्ती चल रही थी, ये मस्ती पे रोक कैसे लगी? 1988 आते आते तक वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट, जो टोटल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, उसमें 50% सिर्फ जापान के स्टॉक मार्केट का वैल्यू था। जो जापान में रियल स्टेट है वो वर्ल्ड के रियल स्टेट का 50% था। एक छोटा सा देश, पर उस देश की जमीन के वैल्यू जो है वो पूरे विश्व की जमीन के वैल्यू के 50% थी। तो जब जापानी सेंट्रल बैंक ने ये देखा तो घबरा गए वो लोग। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चालू की, और इस इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में एक रीजन ये भी था कि अमेरिका ने बोला कि यार हमारा ट्रेड डेफिसिट जापान से बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट 1985 में जापान के साथ में $100 बिलियन का था। आज चाइना के साथ में $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका को, और अमेरिका इतना हाई तौबा मचा रहा है। तो आप सोचिए उस समय का $100 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है वो आज के $300 बिलियन से ज्यादा का ही होगा। तो जापान का उस टाइम में ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साथ में $100 बिलियन का था। तो अमेरिका ने बोला नहीं नहीं, नथिंग डूइंग, आप अपनी करेंसी जो येन है उसको स्ट्रांग कीजिए। तो उन्होंने अब प्लाजा अकॉर्ड करके एक अकॉर्ड हुआ जहां पर अमेरिका के मुकाबले जापान ने अपनी करेंसी येन को अप्रिशिएट डॉलर के मुकाबले करना शुरू किया, और 3 साल के अंदर में 1985 से 1988 के अंदर में उसकी करेंसी जो है लगभग 350 येन प्रति डॉलर जो थी वो घट के आके 170 येन प्रति डॉलर के आसपास में आ गई। तो 1988 तक आते आते सेंट्रल बैंक को ऐसा लगा कि भाई हमारा येन भी अप्रिशिएट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड जोन में आ गया, बबल जोन में आ गया। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाने चालू किए, और जैसी जापानी बढ़ाने चालू किए, और जैसी जापान के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चालू किए, तो ये जो स्टॉक मार्केट का जो बबल था वो बबल पूरी तरीके से फूट गया। 1989 दिसंबर में जापान के स्टॉक मार्केट ने 36,000 जो निकाई है उसने 36,000 का लेवल क्रॉस किया था, और नेक्स्ट 3 महीने के अंदर में 30% उसका वैल्यू इरोड हो गया। एक साल के अंदर में आते आते तक वो 36,000 से 20-21 हजार पे आ गया। तो इस तरीके से जैसे स्टॉक मार्केट का बबल फूटा, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट के स्टॉक के बेसिस पे बैंक्स का अनरियलाइज्ड गेन उसके कैपिटल के रूप में माना जाता था। तो वो कैपिटल जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ गया। वहीं जो जापान के जो कंपनीज यूरो मार्केट से पैसा रेज कर रही थी वो क्या करती थी, वो वारंट इशू करती थी। वारंट आपको एक पावर देता है कि आप एक प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर में अपने स्टॉक्स को कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल देता हूं, जैसे आज मैं 100 रुपए मेरा स्टॉक प्राइस चल रहा है, मैंने पैसे उठाए, मार्केट में 5% का ब्याज चल रहा है, मैंने चूंकि वारंट इशू किया कि आज से 3 साल बाद आप मेरे 100 रुपए के स्टॉक को 101 रुपए पे खरीद सकते हो 3 साल बाद, पर मैं आपको 5% जो ब्याज दर चल रहा है वो नहीं दूंगा, मैं सालाना आपको 2% ही दूंगा। तो ऐसे वारंट इशू करके जो है जापान के कंपनीज ने 640
$3 बिलियन, यानी लगभग $650 जो है वो 1985 से लेके 1990 तक के बीच में रेस किया था। जब ये फूटा, स्टॉक मार्केट का बबल टूटा, तो वारंट जो है, वारंट तो बढ़ते हुए शेयर प्राइस में ही आपको फायदा देगा। जब आपका बढ़ता हुआ शेयर प्राइस घट जाएगा तो वारंट कन्वर्जन हुआ नहीं। वारंट कन्वर्जन नहीं हुआ तो ये जो कंपनीज ने पैसे रेस किए थे और रेस करके अपने स्टॉक्स में लगाया था, वो कंपनीज पूरी की पूरी जो है वो डेट के बोझ से दब गई। और यहां से चालू हुआ जापान की कंपनीज का बैलेंस शीट रिसेशन। बैलेंस शीट रिसेशन का अर्थ ये है कि आपके बैलेंस शीट के ऊपर में इतना ज्यादा डेट है कि आपकी जो भी कमाई है वो डेट पेमेंट में ही जा रही है। इसके कारण से जो कंपनीज है वो न्यू इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे। इसी तरीके से हाउस होल्ड की बैलेंस शीट पे भी इतना ज्यादा डेट है कि वो कंजम्पशन अपना कम कर रहे हैं, वो नए माल को खरीद नहीं रहे, ज्यादा सेवन नहीं कर रहे, ज्यादा उत्पाद नहीं खरीद रहे। ठीक है, तो बैलेंस शीट रिसेशन किसी कंट्री में ऐसा ही आता है जब डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस कंट्री के हाउस होल्ड पे, उस कंट्री के कंपनीज पे। तो पूरा का पूरा ये देश जो है ये बैलेंस शीट रिसेशन में चला गया। और 1990s के बाद से हमने देखा कि कंटिन्यूसली जापान के अंदर में इंटरेस्ट रेट सप्रेस्ड सेंट्रल बैंक ने रखे, वहां के वेजेस सप्रेस रहे, वहां प्राइसेस सप्रेस रही, वहां जनसंख्या सिकुड़ती चली गई, वहां सुसाइड रेट बढ़ते चले गए। ये सारी चीजों के कारण जो है जापान आज की डेट में एक सिटिंग टाइम बॉम्ब है। ये किस दिन टाइम बॉम्ब फूटेगा ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, मैंने बहुत ही संक्षेप में आप लोगों को जितना बता सकता था मैंने बताया। हालांकि ये तो 3-4 एपिसोड में बताने लायक चीजें हैं। वारंट कन्वर्जन कैसे होता है, यूरो बॉन्ड मार्केट कैसे ऑपरेट होता है ना, आपके जापानीज बैंक्स ने किस तरीके से बैलेंस शीट में गड़बड़ियां की, ये सारी चीजों पे अपने आप में अलग अलग एपिसोड बन सकते थे। परंतु मैंने एक जनरलाइज छोटा, मतलब छोटा तो नहीं, बड़ा एपिसोड हो गया, एक एपिसोड बनाया ताकि आपको बेसिक जानकारी रहे। काफी कुछ चीजें इस किताब से ली गई हैं, जापानोफोबिया। ये किताब आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को जो है इकोनॉमिस्ट करके जो आपके लंदन से निकलती है मैगजीन, उसके जो चीफ एडिटर थे 1990 में, बिल एमॉन, उन्होंने लिखी है। काफी अच्छी किताब है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप कृपया करके सब्सक्राइब ज्वाइन कीजिएगा चैनल को। 3 तरीके की सब्सक्राइबर रेट्स हैं, एक 59 रुपीज, एक 119 रुपीज और एक 159 रुपीज। मैं जल्द ही रिसर्च रिपोर्ट्स लिखना चालू करूंगा अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए। जापान के ऊपर भी जल्दी मैं एक रिसर्च रिपोर्ट लेके आऊंगा। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग।